गुड मॉर्निंग। हाँ प्यारे बच्चों, हम आपको 8th क्लास का प्रथम चैप्टर संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान आपके लिए लेकर आए हैं कि संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। कि संस्कृत वर्णमाला की वर्णमाला तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उच्चारण स्थान मतलब ये होता है कि उच्चारण कि आ ई वाला ये पूरे वर्णमाला होती है। अब हम आपको बताएंगे कि भाषा का प्रारंभ रूप मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव हुई थी। इसकी भाषा का प्रारंभ रूप क्या था? मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के किस रूप का उपयोग किया गया था? लिखित रूप का उन्हें अनुभव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मुख से निकलने वाली ध्वनि के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए। मुख से निकलने वाली ध्वनि कुछ संकेत उनको क्या किया गया था? हमने चिन्हित किया गया। जैसे संकेत चिन्हों को वर्ण कहा जाने लगा। वर्ण भाषा की छोटी और प्रारंभिक इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई कौन है? वर्ण भाषा। इसे हम सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई किसे कहते हैं? वर्ण भाषा को कहते हैं। इसके बिना किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बिना कोई सी भाषा हो, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इसके बिना हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों को क्या कहते हैं अपन? अक्षर। वर्णमाला, ग्रामर। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला अथवा वर्णों का समूह। वर्णों की माला और वर्णों का समूह। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्यतः 48 वर्ण है। संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? सामान्यतः 48। जैसे स्वर अ ई उ रे ल ए ऐ ओ औ, ये कितने होते हैं? 13। और व्यंजन जैसे क ख ग घ ण, च छ झ झ य, ट ठ ढ ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क्या होते हैं? व्यंजन। ये इनको व्यंजनों को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं? 25। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन इनको हम 25 कहते हैं। हम अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श श श ह। अब इसमें ही अपन अयोग वाहक पढ़ेंगे। अयोग वाहक कितने होते हैं? 2। अंग और अ और छोटी अंग और बड़ी अंग। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयुक्त रूप में भी प्रयोग होता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त मतलब जो हमने ऊपर पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाहक व्यंजन। इनके अलावा संस्कृत भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिले हुए उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्रज्ञ। अब देखो क्षत्रज्ञ, छ किससे मिलकर के बना होता है? क और श से। जो क इसमें क्या है? आधा। क प्लस श बराबर छ, तो ये क्या बन गया? कक्षा या क्षमा। अब त्र किससे मिलकर बना होता है? आधा ता प्लस रा, तो त्र। जैसे पुत्र और छात्र। ज्ञ, ये ज और य से मिलकर के बना होता है। आज्ञा या ज्ञान। अब देखो वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा, जीभ, मुख के कंठ तालु आदि जिन जिन भागों
स्थानों को स्पर्श करती है उसे मुख के वही भाग स्थान ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, कंठ क्या, कंठ अपना कहाँ होता है, कंठ अपना यहाँ गर्दन पर होता है, इसलिए अपन वहाँ से आवाज़ निकालेंगे अ आ क ख घ घ ण या ह और विसर्ग, ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। अब तालु, अब क्या बोलेंगे, तालु। तो देखो इसको तालु को क्या से बोलेंगे, जो नीचे जीव है ना उसके ऊपर के भाग से, ई च छ झ झ य और श, ये सभी तालु से बोले जाते हैं, अतः इन्हें तालब वर्ण कहते हैं। मूर्धा, तो क्या मूर्धा, मूर्धा जैसे रे और रे, ये छोटी और ये बड़ी, ठ ठ ढ ण ढ ण र और श, ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत, ल त थ ध ध न ल और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जीव दांत को स्पर्श करती है, अतः इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। ओष्ठौ, ओष्ठ माने होठों से, उ प फ ब भ म, उपद्मानीय प और फ, इन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है, अतः इन्हें ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। नासिका, ण ण ण न म, ये वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, अतः इन्हें नासिका वर्ण कहते हैं। नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वारस्य चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान भी नासिका है, अतः यह भी नासिक्य वर्ण है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नासिक्य वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि ये मतलब नासिक्य वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ण के पंचम वर्ण हैं, अतः इन वर्णों का एक उच्चारण स्थान तो प्रत्येक वर्ग वाला है और दूसरा उच्चारण स्थान नासिक है। इनका उच्चारण स्थान मुख सहित नासिक का है, मुख के सहित नासिक से उच्चारण किया जाता है। ध्यान से देखिए, क वर्ग अर्थात इसमें क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ और ण उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसमें पंचम वर्ण ण का उच्चारण स्थान कंठ सहित नासिका है, मतलब ण को अपन इसको कंठ और क्या बोलते हैं, नासिक। इस प्रकार ण वर्ण के दो उच्चारण स्थान कंठ और नासिक होते हैं। ण वर्ण के कितने उच्चारण स्थान होते हैं, दो, कौन कौन से, कंठ और नासिका। इसको कंठ से और अपन नाक के द्वारा ही बोले जाते हैं। च वर्ग अर्थात च छ झ और य का उच्चारण स्थान तालु है, इसमें पंचम वर्ण य का उच्चारण स्थान तालु सहित नासिका है। इस प्रकार य वर्ण के तालु और नासिका दो उच्चारण स्थान होते हैं। य वर्ण के कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, दो, कौन कौन से, तालु और नासिका। ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ और ण का उच्चारण स्थान इनका मूर्धा है, इनमें से पंचम वर्ण ण का उच्चारण स्थान मूर्धा सहित नासिका है। इस प्रकार ण वर्ण के मूर्धा और नासिका दो उच्चारण स्थान हुए हैं। त वर्ग अर्थात त थ द ध और न का उच्चारण स्थान दंत है, इनमें से पंचम वर्ण न का उच्चारण स्थान तो दंत सहित नासिका है। इस प्रकार न वर्ण के दंत और नासिक दोनों दो उच्चारण स्थान हुए हैं। प वर्ग अर्थात प फ भ भ और म वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इनमें से पंचम वर्ण म का उच्चारण स्थान ओष्ठ सहित नासिका हुआ है। इस प्रकार म वर्ण के ओष्ठ और नासिका दो उच्चारण स्थान हुए हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण
प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण मतलब लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसके कितने कितने होती हैं, दो दो होती हैं। जैसे क वर्ग का कंठ और नासिका, और च वर्ग का तालु और नासिका होता है, ट वर्ग का मूर्धा और नासिका होता है, और त वर्ग का दंत और नासिका होता है, और प वर्ग का ओष्ठ और नासिका होता है, जो पंचम वर्ण का लास्ट का अक्षर। अतः विद्यार्थियों को यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि यदि परीक्षा में ण ण न म वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो विद्यार्थियों को ऊपर बताए गए दोनों उच्चारण स्थानों को साथ साथ लिखना चाहिए। इन्हें निम्न तालिका में देखिए। जैसे ण कंठ सहित क्या होता है, नासिका। यहाँ तालु सहित नासिका होता है, ण मूर्धा सहित नासिका होता है, न दंत सहित नासिका होता है, म ओष्ठ सहित नासिका होता है। जैसे अपन नासिक में नाक के सहारे से बोलते हैं ण ण ण न म, ये किसके, नाक के सहारे से बोलते हैं। और दंत्य को त वर्ग में ल त श मतलब अपने दांत के स्थान से बोले जाते हैं। मूर्धन्य दोनों दांतों के ऊपर नीचे के हिस्से से बोलते हैं। रे ट वर्ग, इसमें कौन सा आता है, ट वर्ग। र और श दंतोष्ट को दोनों दांतों के इशारे से वा। और जैसे कि ओष्ठ है, ओष्ठ में उ और पूरा कौन सा वर्ण आता है, प वर्ग आता है। कंठोष्ठ में कंठ के सहारे से बोलते हैं, जो अपन गर्दन के पास से, जैसे औ ओ, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ। जैसे कंठ में और पूरा वर्ग कौन सा, क वर्ग आता है। आ और क वर्ग और हा और विसर्ग भी आते हैं। और कंठ तालव्य, कंठ और तालु के द्वारा बोले जाते हैं, उनको कंठ तालव्य बोलते हैं। जैसे ए और ऐ, जैसे कंठ तालु, ए और ऐ वर्ण कंठ और तालु दोनों स्थानों से मिलकर बोले जाते हैं। इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इनको क्यों बोलते हैं अपन कंठ तालव्य, क्योंकि ये कंठ के सहारे से और तालु के माध्यम से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ, ओ तथा औ वर्ण कंठ और ओष्ठ दोनों स्थानों से मिलकर बोले जाते हैं, इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंतोष्ठ, वह वर्ण दांत और ओठों से मिलकर बोला जाता है। दंतोष्ठ किससे मिलकर बोला जाता है, दांत और ओठों से, इसलिए अपन इसको कौन सा वर्ण है, वह वर्ण। अतः इसे दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान, जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान कैसा होता है, जैसे अपन गुणा के अनुसार लगाते हैं, उसका ऊपर नीचे। जिह्वा मूल्य में का और कहा आता है। उपद्यमानीय का उच्चारण स्थान दोनों ओठों से, ओष्ठ से होता है। उपद्यमानीय प और फ होता है। कंठ नासिका, इसको अपन कंठ और नासिक के द्वारा बोलते हैं। मुख, कंठ तथा नासिक से उच्चारण रहित वर्ण अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। अनुनासिक किसको बोलते हैं, चंद्र बिंदु को। अतः अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान कंठ और नासिक है।